हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। चलिए भाई, सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है। और मेंसुरेशन में अगर मैं बात करूं तो थ्योरी पार्ट जो है हम 2D का ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, है ना। आज एक दिन की थोड़ी सी घटना आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। एक भाई का फ़ोन आया था, शायद वो क्लास में भी मेरा भाई मौजूद हो, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो उस भाई का ये कंसर्न था कि जी मेरा मैथ वीक है। वो हो सकता है, मैथ वीक हो सकता है और किसी का स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक बच्चे का मैथ वीक है और दूसरे बच्चे का मैथ स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। स्ट्रांग जिसका मैथ है वो क्वेश्चंस को जल्दी करेगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को मानना पड़ेगा। उस भाई का कंसर्न था कि आपके जो जी कुछ मेथड्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो मैंने भी कहा कि हाँ, कुछ मेथड्स में मैं कह देता हूँ, पहले ही कह देता हूँ कि हाँ ये मेथड मेरा हो सकता है लेंदी हो। आपको इससे बेस्ट अगर मेथड मिलता है तो आप उससे सॉर्ट आउट मतलब सॉल्यूशन कर लीजिए। और जो उस भाई ने मुझे 2 क्वेश्चन बताए, वो थोड़ा सा मुझे लगे कि 2 क्वेश्चन जो उसने बताए हैं वो बिल्कुल मैंने शॉर्ट मेथड से कराए हैं। और जो उसके पास सॉल्यूशन था उन मेथड्स का सॉर्ट करने का, वो भी वही था जो मैंने कराया था। तो बच्चे, बस मैं आप लोगों से उस भाई के थ्रू ये बात बताना चाह रहा हूं कि आप ना किसी की बातों में एकदम से मत आया करो। आप अपने पर विश्वास रखो, मॉक टेस्ट लगाया करो, उससे खुद का एनालिसिस किया करो। ये किसने कितनी जल्दी क्वेश्चन कर दिया, किसने कितनी जल्दी क्वेश्चन कर दिया, उससे अपने आप का मतलब डिसीजन मत लिया करो कि मेरा मैथ कितना वीक है। आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में आप कहां तक पहुंच पा रहे हो, कहां आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो, ये मॉक टेस्ट आप लोगों को बताएगा। कितने क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में कर पा रहे हो। ठीक है मेरे भाई, एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लो। मैंने ये दावा किया है और मैं ये दावा जो है वो करता हूं, आज भी करता हूं, कि मेरे भाई अगर आपने यही क्वेश्चंस, यही चीजें जो है वो 2 से 3 बार प्रैक्टिस में ले आए और रटी नहीं समझी चीजें अगर, तो मेरे भाई आप कोई सा भी एग्जाम जो है वो आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे, बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग एक बार मैच करिए कि क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा होता है। जहां 2-3 मेथड होते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का उस भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बताया था भाई, जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 से 4 मेथड होते हैं क्वेश्चंस को करने के। लेकिन हमें किस मोमेंट पे कौन से मेथड का यूज करना है वो आप लोग खुद अपने एंड पे डिसाइड करेंगे क्वेश्चंस को देख के। मान लो एक परसेंटेज दी हुई है 20%, तो उसकी फ्रैक्शन बनाना आसान है। कोई भी राशि 5 से 6 होगी, तो हम उस क्वेश्चन को भाई रेशियो से या फ्रैक्शन से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जहां एक तरफ आप लोगों को फ्रैक्शन दी हुई, को परसेंटेज दी हुई है 17%, तो उसकी फ्रैक्शन बनाना मुश्किल है। 100 से राशि 117 होगी, तो 2 साल का क्वेश्चन यहां टेबल से जाना ज्यादा जरूरी रहेगा। टेबल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाई आपको भी मैंने यही समझाया था कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रहे हैं तो मेथड आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर मेथड को मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई ये टेबल मेथड होता है, ये फ्रैक्शन वाला मेथड होता है, ये फॉर्मूले वाला मेथड होता है। तभी तो टाइम लगा है भाई मेरे, मुझे इतना टाइम क्यों लगा है इस कोर्स को खत्म करवाने में। मैंने परसेंटेज में आप लोगों को 150 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन कराए हैं, तभी तो टाइम लगा है। लेकिन अगर आप उस मेहनत का आप ऐसे करके मतलब बोलोगे तो वो थोड़ा सा हर्ट होने वाली चीजें रहेंगी। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताइए, अब हम लोग जो है अगले 2-3 दिन जो है इसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे। हम लोगों ने रोहम्बस स्टार्ट किया था, हम लोग ट्राइंगल खत्म कर चुके हैं, रेक्टेंगल खत्म कर चुके हैं, स्क्वायर खत्म कर चुके हैं, रोहम्बस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और अगर मैं बात करूं तो रोहम्बस का
ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। 41वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग जो है वो L दिया हुआ है, समचतुर्भुज के विकर्णों का योग L है और उसका परिमाप जो है वो 4p दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे। क्या ये समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है? ये रहा मेरे भाई समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि परिमाप उसका 4p है, तो अगर परिमाप को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये उसकी भुजा आ जाएगी? ये बच्चा इसका विकर्ण है, ये इसका दूसरा विकर्ण है। पहले विकर्ण को मैं d1 कह देता हूं और दूसरे विकर्ण को मैं d2 कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, उसने कहा है समचतुर्भुज के विकर्णों का योग, यानी कि मुझे समचतुर्भुज के विकर्णों का योग कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे योग जो दिया हुआ है वो L दिया हुआ है। क्या यही चीजें आप लोगों को दी हुई है? बस अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। उसने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, यानी वो 1/2 d1 इंटू d2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है? ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताएंगे क्या, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो आपने कहा जी इधर जब हम इसे खोलेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ने का एकमात्र कारण होता है कि मैं हर स्टेप को आपके सामने लिखता हूं, एक भी स्टेप की कैलकुलेशन भी मैं आपके सामने ही करता हूं, एक भी स्टेप को मैं डायरेक्ट नहीं लिखता कि इसे काट के इतना आ जाएगा। और वो मैं इसलिए नहीं करता कि जिससे कि आप लोगों को कभी परेशानी हो कोई भी चीजें समझने में, इसलिए मेरा थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाता है कि मैं हर एक स्टेप को बारीकी से आपके सामने लिख रहा होता हूं। तो जी हम भी ऐसे ही करें? नहीं, तुम स्किप करना सीखो, जब चीजें समझ में आए तो तब आप स्किप कर सकते हो कि हाँ ये स्टेप स्किप करना है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, वो आप खुद अपने एंड पे स्किप करोगे मेरे भाई, ठीक है। अगर मैंने यहीं से स्किप करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके समझ में बात नहीं आएगी। तो प्लीज आप लोग समझिए, थोड़ा सा काम करिए, मेहनत करिए। तो आप लोगों के सामने जो है वो ये आ चुका है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2d1 d2 इज इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताएंगे, मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था, कि रिलेशन क्या था? मैंने कहा था भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर जो रहता है वो 4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर रहता है क्या? अच्छा, साइड कितनी आई है? p आई है, तो क्या a स्क्वायर की जगह मैं p स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं 4p स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है 2d1 इंटू d2 बराबर L स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है, क्या ये 4p स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि d1 इंटू d2 की वैल्यू ये आ चुकी है। बस वो आपसे यही पूछ रहा है, d1 इंटू d2 की वैल्यू आप ये रख दो, 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये वाला d1 इंटू d2 की वैल्यू आ चुकी है L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2 आ चुकी है। तो बेटा 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 1/4 L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, देखिए भाई ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है भाई। तो सारी की सारी चीज मुझे पता थी, दोनों विकर्णों का योग जो है उसने L दिया है, मैंने क्या किया दोनों तरफ वर्ग कर दिया, d1 स्क्वायर पहले का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होता है इज इक्वल टू L स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू भाई ये होती है, तो मेरे भाई इसकी जगह 4p स्क्वायर ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, d1 इंटू d2 की वैल्यू ये आ चुकी है, बस यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 d1 इंटू d2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। हम ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा उठते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जहां इस टाइप से ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट मुझे बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, मैं ही कराऊंगा, फ्रैक्शन भी सिंप्लीफिकेशन भी मैं ही कराऊंगा अभी। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया है। पिक्चर बनाइए भाई अपने अंदर की दिया क्या है, एक विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2 d1। d1 पहला विकर्ण 8 दिया है, दूसरा विकर्ण आपको नहीं पता है। क्या 1/2 d1 इंटू d2 जो होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है? क्या क्षेत्रफल जो है वो 48 आप लोगों को दिया हुआ है। आइए भाई आगे बात करते हैं। यहां से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। क्या दूसरे विकर्ण की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि अगर ये पूरा विकर्ण 8 है तो ये आधा विकर्ण 4 हो जाएगा, ये पूरा विकर्ण 12 है तो ये आधा विकर्ण 6 हो जाएगा। तो यहां आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, इस वाले त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अगर मैं इसे a मान लेता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो स्क्वायर यहां से हटेगा, स्क्वायर रूट यहां लग जाएगा। 36 और 16 कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मैं 52 को 4 गुणा 13 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 13 आ जाएगा। अच्छा, मुझे क्या जरूरत थी इस स्टेप को लिखने की? कोई जरूरत थोड़ी ना थी, मैं रूट 52 को डायरेक्टली 2 रूट 13 लिख देता। लेकिन अगर मैं इसे 2 रूट 13 लिख देता तो कम से कम 2-4 बच्चे जरूर पूछ लेते जी ये 2 रूट 13 कैसे आ गया। तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो इस स्टेप को बिल्कुल नहीं लिखोगे, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो इस फिगर को बिल्कुल नहीं बनाओगे। तो टाइम तो तब लगेगा जब ये चीजें आप लिख रहे होंगे, टाइम अपने आप कम हो जाएगा जब इन चीजों को आप स्किप कर देंगे। ठीक है भाई, क्षेत्रफल दिया है 48, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 होता है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इधर ले आएंगे तो मेरे भाई 12 आएगा। दूसरा विकर्ण 12 आ चुका है। आप ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते थे भाई, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। मैंने आपको बताया है पहले विकर्ण की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। यानी कि 4 और 4 8, 6 4 10 को 0 यहां से ले 208 आएगा। 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, ये 52 आ जाएगा। और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और 52 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 13। ठीक है भाई, भीमसेन मेरे भाई ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो मेरे भाई, इतने प्यार से इतने धीरे धीरे चीजों को समझा रहा हूं, फिर कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि ये चीज समझ में ही ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी आप ना फॉर्मूले अपने सामने खोल के रख लो, आप लोगों को फॉर्मूले में दिक्कत आ रही होगी, आप अपने सामने फॉर्मूले खोल के रख लो और दूसरी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करो। यकीन मानना कि जब आप 15 20 25 क्वेश्चन कर चुके होंगे मेरे भाई, तो फॉर्मूले आप लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुके होंगे। तो फॉर्मूले रटना नहीं है कि हाथ में कॉपी लेके चारों तरफ भगे घूम रहे हैं कि फॉर्मूले याद कर रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, नहीं। उन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। 2-3 बार देख के फॉर्मूला लगाओगे, चौथी 5वीं बार में अपने आप फॉर्मूला लगाने लगोगे। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। भाई बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखना मैं इसे डायरेक्टली कैसे करूंगा। क्षेत्रफल दिया है 1/2,
D1 पहला विकर्ण कितना है 24 है, दूसरे विकर्ण की वैल्यू मुझे नहीं पता है, क्षेत्रफल कितना दिया है 216, 2 से काटेंगे 12 बार, 12 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। क्या दूसरा विकर्ण 18 आ चुका है? ठीक है। हाँ, एक छोटी सी फोटो आपको समझाने के लिए बना देता हूं मेरे भाई। अगर ये वाला विकर्ण जो है वो 24 था तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अगर ये वाला विकर्ण पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने कॉमन लेने का आप लोगों को प्रोसेस बता रखा है कि अगर 12 में से 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या मैं इसे 3 गुणा 4 लिख सकता हूं, इसे 3 गुणा 3 लिख सकता हूं। तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो इस भुजा में भी 3 आएगा, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहां 3 आ गया, यहां 4 आ गया, तो यहां 5 आ जाएगा, यानी कि ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आप समझो, अगर आपके पास ये दोनों भुजा हैं और आपको कर्ण निकालना है तो ये तो तय हो चुका है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन आप लोग अगर ट्रिपलेट से आंसर निकालना चाहते हैं तो दोनों में कॉमन देखिए, तो आप कहेंगे 3 कॉमन आएगा, तो इसे लिख सकता हूं 3 गुणा 4 12 हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं 3 गुणा 3। जब इन दोनों में 3 आ चुका है कॉमन तो 100% इसमें भी 3 कॉमन आएगा। अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं, 3 यहां आ चुका है, 4 यहां आ चुका है, तो 5 यहां आएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 पहले से मौजूद था, 4 पहले से मौजूद था, तो 5 को इसमें आना होगा। लेकिन मेरे भाई अगर ये चीज आपके मन में क्लिक नहीं करती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसको मान लो ए मान लो। तो कर्ण का वर्ग कितना होता है, लंब का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144 होता है, 9 का वर्ग यानी कि 81 होता है। तो मेरे भाई दोनों को जोड़ोगे तो 225 आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो क्या भुजा जो है वो 15 आ जाएगी? ठीक है, आएगी क्या? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या किया, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। करना कैसे चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो अगर आप इससे जा रहे हो तो आप नो डाउट बड़ा कर रहे हो, आपको तो यहां जाना चाहिए था, यही क्वेश्चन खत्म कर देना चाहिए। तो इस पर कब जाओगे, जब कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करो, और मैं आप लोगों को ये एश्योर करता हूं कि आप लोग किसी से कम रहने वाले नहीं है, ना पेपर में आप लोग किसी से कम स्कोर करने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग 40/40 के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा ये टारगेट नहीं है भाई 30-32 करा दो हमसे, 28-30 करा दो हमसे, नहीं, हम 40/40 के लिए पढ़ रहे हैं। और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ जाए मुझे, अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि मैं 40/40 लेके आऊंगा, तो बस मुझे इसी चीज की जरूरत है कि आप लोग ठान लो। ठीक है, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। देखिए भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फटाफट पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्णों की लंबाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। आप ये मुझे बताइए, ये एक समचतुर्भुज है, तो आपने कहा जी बिल्कुल है। इसकी भुजा कितनी दे रखी है? आपने कहा 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं इसके दोनों विकर्ण की बात करूं तो दोनों विकर्ण की लंबाई कितनी है? ये वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और ये वाला विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, आइए आगे बात को समझने की कोशिश करते हैं। समचतुर्भुज की ऊंचाई की बात करी है, तो क्या ये वाली ऊंचाई के बारे में वो h के बारे में पूछना चाह रहा है? अच्छा एक बात मुझे बताइए, ऐसा कोई फॉर्मूला क्या मैंने आप लोगों को बताया है? ऐसा कोई फॉर्मूला क्या मैंने आप लोगों को बताया है जहां ऊंचाई का वर्ड यूज किया गया हो रोम्बस के अंदर? तो आप कहोगे बिल्कुल बताया है। मैं पूछूंगा क्या बताया है, तो आप कहने वाले हो जी आपने बताया है क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक आधार गुणा ऊंचाई भी होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक आधार गुणा ऊंचाई भी होता है। यदि मुझे कैसे भी करके क्षेत्रफल और आधार पता पड़ जाए तो क्या काम बन जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। पहला विकर्ण कितना है? 12 है,
गुणा दूसरा विकर्ण कितना है 16 है, आधार कितना है 10 दिया हुआ है। क्या ऊंचाई आप लोग यहां से निकाल देंगे, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे। 2 छिक्का 12 होते हैं, 16 छिक्का 96 होते हैं, गुणा में 10 है, इधर आके भाग में 10 आ जाएगा। और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि जब जब 96 को 10 से डिवाइड किया है तब तब 9.6 आया है, तब तब 9.6 आया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन रोहम्बस का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए कह के छुटवा रहा हूं अभी कि मैं आपको टेबल लिखाऊंगा। जब एंगल दिया होता है तो हमें साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 120 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तब हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो अभी के लिए ये कह के छोड़ रहा हूं कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 तक की वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एक मैं पूरी टेबल लेके आ जाऊंगा आप लोगों को कि इन कोनों के ना वैल्यूज आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में सारे फॉर्मूले अपने कॉपी के सामने लिख लीजिए, अपनी आंखों के सामने देख लीजिए, अपनी आंखों के सामने जो है वो सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार अगर नीचे वाला लेंगे तो उसी पे पड़ने वाला लंब लेंगे, आधार अगर चौड़ाई लेंगे तो उसी पर पड़ने वाला लंब लेंगे। परिमाप 2l + b होता है। अगर दो भुजा देके एक विकर्ण दिया हो तो हीरोन्स फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालते हैं, जस्ट डबल कर देंगे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्या ये सारी बातों से आप लोग वाकिफ हैं? क्या ये सारी बात मैंने आपको बताई है? तो मेरे कहने से पैरेललोग्राम वाला पेज खोल लीजिए जहां मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखाए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 48, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, साइन 120 होता है, 90 + 30 आप लोग लिख सकते हैं। साइन 90 + थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ऐसे मैं बता दूंगा, लेकिन आप सीखोगे थोड़ी ना, आप केवल याद रखोगे। जब याद रखने की बात आएगी तो मैं 7, 8, 10 वैल्यूज आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहना चाह रहा है, सिलेबस में नहीं है आपके, पर कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार समान है। आधार समान है भाई, दोनों का आधार समान है जो 28 सेंटीमीटर है, यानी त्रिभुज का भी आधार 28 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, और समांतर चतुर्भुज का भी आधार जो है वो 28 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। उनके क्षेत्रफल भी समान है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आएगा, ये त्रिभुज में मैंने आप लोगों को बताया होगा। और अगर मैं समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाता हूं क्षेत्रफल का, तो आधार गुणा ऊंचाई, उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। जब दोनों के क्षेत्रफल समान है तो क्या ये दोनों बराबर वैल्यू दी हुई है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है। आगे बढ़िए, उसने कहा यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 है, तो देखो आधार कितना है दोनों का 28 है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। अच्छा यहां से बात करूं तो आधार कितना है? दोनों का 28 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आपसे त्रिभुज की ही ऊंचाई पूछी है, क्या वो आपसे h की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो मेरे भाई 28 से 28 कट जाएगा, 2 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई जो निकल के आएगी वो 24 सेंटीमीटर निकल के आएगी। यानी त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, ट्राइंगल का जो एरिया हो, ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी।
क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के? जब दोनों का क्षेत्रफल समान दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने लिख दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख दिया आधार गुणा ऊंचाई। दोनों का क्षेत्रफल समान है तो आधार से आधार को भी काट सकते थे। ऊंचाई कितनी है? 12 है। ये दो भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी, तो यहां इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, रीजनिंग में आपके कोई टॉपिक बचे हैं क्या? रीजनिंग में आप लोगों के कोई टॉपिक बचे हैं क्या? दो कहां से आया? कौन सा दो? बेटा ये यहां इधर जो दो था वो उधर जाके गुणा में आ गया। एक बार रीजनिंग के टॉपिक मुझे बताइए, क्या रीजनिंग में कोई टॉपिक बचे हैं आप लोगों के? यूपीएसआई रीजनिंग में क्या कुछ बचा हुआ है? क्या रीजनिंग के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं क्या? और कोई आप लोगों का, और कोई आप लोगों की फरमाइश हो, और कोई आप लोगों का कंसर्न हो, या और कोई आप लोगों का सजेशन हो इस बैच को लेकर, तो कल मेरे भाई मीटिंग है, आप लोग मुझे बता दीजिए। वो सारे कंसर्न जो है वो आप लोगों के मीटिंग में उठ जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में कितने टॉपिक अभी बचे हुए हैं? रीजनिंग में इनपुट आउटपुट रिमेनिंग सर। हाँ, क्या टॉपिक के नाम बता सकते हैं आप लोग? इनपुट आउटपुट रिमेनिंग, इनपुट आउटपुट बचे हुए हैं एक तो अभी आपके, इनपुट आउटपुट आप लोगों के बचे हुए हैं, कंप्लीट नहीं है। क्यूब एंड क्यूबॉइड बचा हुआ है, क्यूब एंड क्यूबॉइड बचा हुआ है, क्यूब एंड क्यूबॉइड बचा हुआ है। बहुत शानदार। मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि, मतलब अभी बचा हुआ है बहुत सारा। मैं कह सकता हूँ 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। चलो सर से पूछ लिया जाएगा एक बार, उन्होंने कोई प्लान कर रखा होगा, मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा कि उन्होंने कब का कैसे क्या प्लानिंग की है। ठीक है, तो मैं इनसे एक बार सर से बात कर लूंगा इसके बारे में। ठीक है, सजेशन, कोई महत्वपूर्ण सजेशन आप लोगों का हो, अभी आप लोग मूल विधि के लिए मत कहिएगा, मैं उसका पहले बता चुका हूं आप लोगों को। मूल विधि के हम लोग मूल विधि तब स्टार्ट कर रहे होंगे जब मेरे भाई थोड़ी बहुत हलचल होती है या थोड़ा सा कंफर्म होता है कि मूल विधि का सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है नॉन वर्बल पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, वो आके खुद बता देंगे, या अगर वो जैसे बोलेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो मूल विधि का अभी आप छोड़िए, और कोई सजेशन आपका होता है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। आइए इतने क्वेश्चन पे, बाकी लोग क्वेश्चन को करिएगा। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 161 है, तो आधार, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई इसमें। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार तो हम लोगों को निकालना है, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई जो है वो 7 दी हुई है, आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 161। ये 7 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 होगा। यानी कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी वो कभी कभार आप पूछ लेता है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ सर, प्रीवियस ईयर करा दीजिए मैथ के 2017 वाले क्वेश्चंस, यही सजेशन है, वादा रहा आप लोगों से। कंप्लीट मेंसुरेशन के भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मेंसुरेशन के भी कंप्लीट करा दूंगा। अभी इस बार बस थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक देके, आज और कल में बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि 2017 2021 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 दिया हुआ, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है तो इसका आधार क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है,
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का आधार जो है वो ए दिया है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 2 गुनी है, आधार ए है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यदि मैं आप लोगों से कहूं आधार कितना है, a है, और ऊंचाई कितनी है, 2a है, तो आधार की गुणा ऊंचाई में कर दूंगा तो क्या क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि 338 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 नाम 18 होगा। ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू 169 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 169 का वर्गमूल क्या 13 हो जाएगा। यानी कि आधार अगर पूछेगा तो 13 आएगा, और ऊंचाई अगर पूछेगा तो 26 आएगा। आधार अगर पूछेगा तो 13 आएगा, और ऊंचाई अगर पूछेगा तो मेरे भाई 26 आएगा। आइए भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है, आप लोग सीपीओ वाली क्लास में आया करो, सुबह 7 बजे जो चलती है, वहाँ से आपका प्रैक्टिस होगा ज़बरदस्त तरीके से, है ना। नए नए क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर हमारे पास है तो हमें पता होता है कि हमें करना क्या है ना। तो आप उस क्लास को जरूर किया करो, टाइम निकाला करो। अभी तो आप लोगों फ्री जैसे ही हो, अभी आपकी बहुत सारी क्लासेज नहीं चल रही हैं, बस एक क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, तो आप आ सकते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है, यदि समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रम से 21 मीटर और 28 मीटर, बढ़िया क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अगर ये वाली भुजा 21 सेंटीमीटर उसने दी हुई है और ये वाली भुजा 28 सेंटीमीटर, यानी ये बड़ी हमने लिख दी है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग 28 लिख देते हैं, इसे हम लोग 21 लिख देते हैं। संगत भुजाएं मतलब जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका एक विकर्ण जो है वो 35 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, पहले आप लोगों के दिमाग में आएगा जी, आप बता के आए हो कि अगर 2 भुजा दी हुई है, एक विकर्ण दिया हुआ है, तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग कैसे लगाएंगे, आप सबसे पहले एस निकालेंगे, तीनों को जोड़िए, 8 5 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4 2 6 2 8 हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करिए, तो क्या हीरोन्स फॉर्मूला कहता है सबसे पहले एस निकालो। फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये कहता है कि S यानी कि जो 42 आया है, S में से पहली भुजा घटाओ, यानी कि 42 में से 28 जाएंगे तो 14 बचेगा। S में से दूसरी भुजा घटाओ, 42 में से 21 जाएंगे 21 आएगा, और S में से तीसरी भुजा घटाओ, 42 में से 35 जाएगा 7 आएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो 42 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 3, 7 या 21 दूनी 42, 14 को लिख सकता हूं 7 गुणा 2, और 21 को लिख सकता हूं 7 गुणा 3, और 7 पहले से ही लिखा हुआ है। अब देखो आप वर्गमूल निकाल लो, 2 7 का वर्गमूल 1 7 होगा, इन 2 7 का वर्गमूल 1 7 होगा, 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाएगा, और 2 2 का वर्गमूल 1 2 हो जाएगा। 7 7 49, यानी यहां से देखेंगे 7 या 21, 21 दूनी 42, और 42 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। क्या 294 हो चुका है, यानी कि इसका एरिया जो आएगा हीरोन्स फॉर्मूला से वो 294 आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। अगर मैं दोनों के एरिया को जोड़ देता हूं, दोनों के एरिया को जोड़ देता हूं, क्या पूरे समांतर चतुर्भुज का आ जाएगा, तो आंसर 588 आएगा, आंसर 588 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब इसे देख के ये डिसाइड मत कर लेना कि आपने जी बड़ा कराया है,
उसने तो बहुत छोटा सा कर दिया था। भाई ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपके दिमाग में एकदम से कौन सा मेथड आ रहा है। जब आपने एक त्रिभुज देखा, जब आपने एक ट्राइंगल देखा, उसकी भुजाएं 28, 21, 35 देखी, तो मैंने अभी आपको बताया अगर तीनों में से कुछ कॉमन आ सकता है तो तीनों में से कॉमन ले लो। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 7 गुणा 4 लिख सकता हूं? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं 21 को लिख सकता हूं 7 गुणा 3? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसे 7 गुणा 5 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। यानी ये 7 तो कॉमन है। क्या 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है? क्या 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर ट्रिपलेट दिया हुआ है, अगर भुजा जो है वो ट्रिपलेट की है, तो वो ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2। आधार कितना है? 28 है। ऊंचाई कितनी है? 21 है। क्या ये फॉर्मूला लगाते हैं? क्या जितना इसका एरिया आएगा उतना ही इसका एरिया आएगा? यानी अगर इसके एरिया को ही डबल कर दूं तो क्या पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो इसको ही डबल कर दो तो 2 से 2 कट गया। आंसर जो है वो यहां से भी 588 आ जाएगा। डायरेक्टली एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट फॉलो नहीं हो रहा है, ट्रिपलेट फॉलो नहीं हो रहा है, अगर ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है तो उसको करने का तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा मेरे भाई, फिर आप नहीं बच सकते। लेकिन अगर वो ट्रिपलेट की साइड दी हुई है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। और इसके क्षेत्रफल को हम लोग अगर दुगना कर देंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी। ठीक है भाई, तो ये भी मेथड है। लेकिन अगर आपके दिमाग में करते टाइम ये मेथड आ गया दिमाग में तो फिर आपको बड़ा लगेगा। लेकिन अगर ये अप्रोच आपने सीख ली तो फिर आपको क्वेश्चन छोटा लगेगा। डिफरेंस है ना, जब आप कर रहे हो तो इस मेथड से कर रहे हो, सामने वाला कर रहा है इस मेथड से करेगा तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत छोटे से में कर रहा है। तो आपका भी तो दिमाग काम करना चाहिए कि भाई मैं इस मेथड से भी जा सकता हूं। मैंने तो दोनों मेथड बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भाई मेरे। ठीक है, ट्रिपलेट आप लोगों को पता है, कुछ ट्रिपलेट आप लोग लिख लीजिए। 3, 4, 5 दिखता है कॉमन लेने के बाद तो ये ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 दिखता है कॉमन लेने के बाद में तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 दिखता है तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 दिखता है तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। 11, 60, 61 दिखता है कॉमन लेने के बाद में तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। 12, 35, 37 दिखता है तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। 29, 20, 21, 29 दिखता है तो ये आपका ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही और मतलब इंपोर्टेंट तो यही है, एक दो और हैं बच्चे, आप लोग देख लेना। अगर कॉमन लेने के बाद किसी भी त्रिभुज की ये भुजाएं आप लोगों को दिखती हैं तो बेझिझक आप लोग लिख देना कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना लंबा है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगना लंबा है। ऊंचाई अगर h है तो आधार कितना हो जाएगा? इसकी ऊंचाई से दुगना है, दुगना लंबा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। और क्षेत्रफल दिया कितना है मेरे भाई? 144 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72 हो जाएगी। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, और 72 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई 6√2 हो जाएगी। उसने ऊंचाई ही पूछी है, आंसर 6√2 हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, 5 12 13 का भी एक ट्रिपलेट होता है, अगर वो हमारे दिमाग से स्लिप हो गया है। 5 12 13 का भी एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। 8 15 17 11 60 61, भाई वो तो लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई मेरे। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आप लोगों से मैंने जब थ्योरी पढ़ाई होगी तब भी बताया होगा, इस टाइप से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कहता है भाई, ध्यान दो। समांतर चतुर्भुज की समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, इनकी समीपवर्ती भुजा यानी ये वाली भुजा 36 दे रखी है और ये वाली भुजा 27 दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, छोटी भुजा ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लंबी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी आप लोगों से पूछी है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने ये भी कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेगा। आप लोग ये समझिए कि अगर आधार मैं इसको लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा। आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होता है। आधार अगर मैं इसको लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई करेगा। आधार गुणा ऊंचाई वो क्षेत्रफल होता है। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल इस वाले पैरेललोग्राम का है, आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल इस वाले पैरेललोग्राम का है, जब क्षेत्रफल दोनों का समान ही होगा, जब सेम पैरेललोग्राम का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, ये 36 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 12 तिया 36 होगा, 3 नाम 27 होगा। तो क्या ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी? क्या ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी? भाई ऐसे अगर मुझे रटके चीजें आप लोगों को समझानी हुई तो मैं तो कह दूंगा, क्या कह दूंगा मैं तो कह दूंगा भाई इन दोनों की गुणा कर लिया करो और इससे भाग कर दो, पेन ही चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27 गुणा 12 कर लो, जब भी आपसे दूसरी लंबाई पूछी जाए तो इन दोनों की गुणा कर लो और इससे भाग कर दो, तो यहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या पेपर में ये चीज याद रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। पेपर में हमेशा ये चीज याद रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग ट्रेपेजियम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या आप पैरेललोग्राम के इतने ही क्वेश्चन कराओगे, इससे अलग नहीं कराओगे? भाई मिसलेनियस में कराऊंगा। अभी तो दुनिया भर के क्वेश्चन मिसलेनियस में पैरेललोग्राम के कराऊंगा, दुनिया भर के रोम्बस के क्वेश्चन कराऊंगा, वर्ग रेक्टेंगल सबके क्वेश्चन कराऊंगा। ये एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को कि इस टाइप के आसान क्वेश्चन अब तक बहुत बने हैं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पूछा गया क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है तो एक ही स्टेप में आप लोग जो है उसका आंसर निकाल रहे होंगे। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, क्या था, जिसमें एक जोड़ा समांतर रेखाओं का होता था। ये वाला जोड़ा जो है वो समांतर रेखाओं का आप लोगों को दिया हुआ है। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रम से, ये बेटा 15 दिया है, ये 17 दिया है। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर दी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। क्या यही होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? मेरे भाई यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों भुजाओं का योग कितना होगा तो 17 और 15 कितना होता है, 32 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में पूछा है, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100, 1/100 मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये आ जाएगा। मेरे भाई आंसर क्या आएगा, 00 लगाएंगे 96 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ठीक है भाई, यहां देख लेना, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और लिख लेना इस बात को कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 बार 100 आ जाएगा, यानी 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 55, आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा, बढ़िया सा, लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने मेरे भाई, यदि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है, तो इसका क्षेत्रफल, डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/2 a + b × h लगेगा। तो ये आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी कर ले जाएंगे भाई। चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, और 2 समानांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यानी कि समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें समलंब समांतर जो भुजाएं हैं, एक 12 दी हुई है, एक 28 दी हुई है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की ऊंचाई, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 180 आप लोगों को दिया हुआ है। 180 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यहां अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों भुजाओं का योग क्या होगा, 28 और 12 40 होते हैं, गुणा h हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे ये 20 बार कटेगा, 20 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। क्या आप कह सकते हैं इनके बीच की दूरी जो होगी, इनके बीच की ऊंचाई जो होगी, वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई, ये तो छुटके से क्वेश्चन है। कोई बात नहीं भाई, छुटके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या? एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 54 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बिल्कुल ऐसा ही है। तो HW में उधेड़ देना इस क्वेश्चन को, HW में उधेड़ देना मेरे भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को एक बार पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन महोदय, पढ़िएगा दोस्त आराम से। क्वेश्चन नंबर 58, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1092 वर्ग सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो तदनुसार दूसरी समांतर भुजा की माप क्या होगी? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा जो है वो 32 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 28 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और इसका एरिया क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग होता है, बीच की ऊंचाई होती है। क्या एरिया जो है वो 1092 आप लोगों को दिया हुआ है, हाँ या ना? ठीक है भाई, अब यहां से देखें तो मुझे एक भुजा के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैंने उस भुजा को x मान लिया, और ऊंचाई कितनी है इनके बीच की, 28 आप लोगों को दी हुई है, ये 1092 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 14 बार, 14 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 14 सत्ते 98 होते हैं, 11 बचेगा, 14 8 112 होते हैं। ये 32 गुणा प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 78 में से 32 अगर हम लोग घटा दें तो उस दूसरी भुजा की लंबाई जो है वो 46 आ जाएगी। दूसरी भुजा की लंबाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 46 आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 59,
क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1188 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके समांतर भुजाएं 5:6 के अनुपात में है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। भाई फोटो बनाना एक बार मेरे साथ मिलके फोटो बनाइए ये वाला। तो मेरे भाई अगर इनकी भुजाएं जो है, पहली भुजा 5a दे रखी है, दूसरी भुजा 6a दे रखी है, इनके बीच की दूरी जो है वो 18 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 का मल्टीपल आंसर होगा। मैं इन दोनों ऑप्शन को काट रहा हूं, अगर जल्दी में हूं तो इन दोनों में से तुक्का फिट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एरिया निकलता कैसे है, 1/2, दोनों भुजाओं का योग 6 और 5 11 हो जाएगा और इंटू ऊंचाई 18 हो जाएगा। क्या एरिया जो होता है वो 1188 आप लोगों को दिया हुआ है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया हुआ है। यहां ये भाग में 2 है, इधर आके गुणा में 2 आएगा। ये 18 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 18 छिक्का 108 होते हैं और 10 बचेगा, 18 छिक्का 108 होते हैं। यहाँ 11a दिया हुआ है, 66 दूनी 132 दिया हुआ है। 11 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। क्या a की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी? अगर a की वैल्यू 12 आ चुकी है तो उसने छोटी भुजा यानी 5a की वैल्यू आपसे पूछी है। a की वैल्यू कितनी है, 12 है और यहाँ 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? छोटी भुजा जो है वो 60 सेंटीमीटर आपके सामने होगी। ठीक है, छोटी भुजा जो है 60 सेंटीमीटर आपके सामने होगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ट्रेपेजियम का। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक समलंब चतुर्भुज ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है मेरे भाई ABCD। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ठीक है, AB और DC एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के पैरेलल है। हमने भी पैरेलल ही बनाई है। ठीक है, उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। ये वाली दूरी जो है वो 8 मीटर आप लोगों को दी हुई है। साथ ही AD बराबर BC बराबर 10 है। ये AD भी 10 दी हुई है, BC भी 10 दी हुई है, ये भी 8 हो जाएगी। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, AB जो है वो DC से छोटी है, AB जो है वो इस DC से छोटी है। AB जो है वो 15 मीटर आप लोगों को दी हुई है। तो आपसे पूछा है ABCD का परिमाप क्या होगा, यानी चारों भुजाओं को जोड़ के जो है वो मेरे भाई कितना आएगा। ठीक है, यहां से समझना एक बात को थोड़ी सी। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूं तो 2 और 5 लिख सकता हूं, इसमें से कॉमन लेना चाहूं 2 और 4 लिख सकता हूं, हाँ या ना? यदि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या यहां भी 2 आ जाएगा? और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां है, 5 यहां है, यानी ये वाली भुजा जो है 3 दूनी 6 आ जाएगी। अगर ये वाली भुजा 6 है तो ये वाली भुजा भी 6 आ जाएगी, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये भी 6 आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 15 है तो क्या ये भी 15 आ जाएगा? बहुत बढ़िया, 15 और 6 21 और 6 27, ये पूरी लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। अब आपसे वो क्षेत्रफल पूछे या फिर वो आप लोगों से मेरे भाई एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे या आपसे परिमाप पूछे, सब कुछ निकाल पाएंगे आप लोग। आपसे कहा है परिमाप सबको जोड़िए, ये 10 है, 10 और 10 20 हो गया, 20 और 15 35 हो गया, 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 और 2 62 हो जाएगा। क्या परिमाप जो होगा वो 62 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? परिमाप जो हो जाएगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
ट्रेपेजियम का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उसके बाद जो है सर्किल, सेमी सर्किल और एरिया ऑफ सेक्टर या फिर लेंथ ऑफ आर्क, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा रहा होगा या उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। हाँ, इसकी प्रत्येक गैर समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गैर सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। अच्छा, ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दी है, ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे भाई मेरे? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग होता है। तो क्या इन सारी भुजाओं को जोड़ के, ये जो सारी भुजाएं हैं, क्या इनको जोड़ के परिमाप आना चाहिए? अगर पूरा परिमाप 60 आप लोगों को दिया हुआ है, उसमें से ये आपको 24 निकाल दूं, तो क्या मेरे भाई 36 बच जाएगा? क्या 36 इसको और इसको जोड़ के आएगा? क्या ए और बी को जोड़ के जो है वो 36 आएगा? क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं को जोड़ के जो आता है वो परिमाप होता है, इन दोनों भुजाओं को जोड़ के 24 हो गया, टोटल चारों को जोड़ के 60 है, तो 60 में से 24 चला जाएगा, तो क्या इन दोनों भुजाओं का योग 36 आएगा? और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2, दोनों भुजाओं का योग जो कि 36 दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी जो कि 10 दी हुई है, यानी यहां से आंसर जो है वो 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और ये रहा कल के लिए आप लोगों का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कल हम जनरल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे। अगले 2 दिन, कल के बाद जो अगले 2 दिन होंगे, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे में आपकी क्लास होगी। कल के बाद मतलब मंडे में हम लोग बेसिक कर चुके होंगे। मंडे के बाद जो 2 दिन रहेंगे मेरे भाई, उसमें हम लोग जो है एडवांस पार्ट खत्म कर चुके होंगे, फिर हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी क्लास जो है वो मंडे में हो रही होगी शाम को 6 बजे। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए दोस्त मेरे, नमस्कार।